हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लेते हैं हिमालय की बेटियां। ये आपका थर्ड चैप्टर है और हिमालय की बेटियां। हिमालय नाम तो आपने सुना होगा। हिमालय वह विशाल पर्वत जो हमारे देश के उत्तर में स्थित है और जिसे देश का प्रहरी कहा जाता है। ये देश का प्रहरी तो है ही साथ इस बर्फ के विशाल पर्वत शाखाओं से निकलने वाली हजारों नदियां जल की धारा के साथ जब प्रवाहित होती हुई बहती चली जाती है और मैदानी क्षेत्र में आती है तो हमें जीवन दान के रूप में पानी अर्थात जल प्रदान करती है। जो हिमालय से जो नदियों का प्रवाह हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार की नदियां निकल रही है, छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, उन्हें ही हिमालय की बेटियां कहा गया है। क्योंकि इन नदियों का जीवन स्थल हिमालय है। वहां की बर्फ की शिलाएं, बर्फ की पहाड़ियां समय के साथ साथ उनका बर्फ का पिघलना और नदी जल के रूप में प्रवाहित होना नदी का रूप प्रदान करती है और यह नदी अपने एक नए रूप के साथ प्रवाहित होती हुई मैदान में और फिर मैदान से आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए जन्म स्थान हिमालय होने के कारण ही इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। अब आगे मैं बताती हूँ कि हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने नदियों की जीवन लीलाओं का वर्णन किया है कि नदियों की जीवन लीला क्या है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहाड़ी क्षेत्र से। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें हम तो पहाड़ों जो बर्फ की शिलाओं से बना जो पहाड़ होता है, बर्फ के बाद कई ऐसी वीरान पहाड़ियां भी आती है जहां से पथरीले रास्ते होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कहीं कहीं हरियाली भी नहीं होती है, घाटियां बनी होती है दोनों तरफ पहाड़ और बीच में रास्ते बने होते हैं और रास्ते भी पथरीले कटीले रास्ते बने होते हैं। तो ये नदियां हिमालय पर्वत से के विभिन्न शाखाओं से नदी के रूप में यानी जल के रूप में प्रवाहित होती हैं और विभिन्न रास्तों से, पथरीले रास्तों से, पत्थरों से टकराती, इधर उधर घूमती फिरती और प्रवाहित होती चली जाती है। कितने पत्थरों को तोड़ती है, कितने घाटियों के बीच से गुजरती है और विशाल वनों के बीच से भी यह गुजरती हुई निकलती चली जाती है और अंत में पहुंच जाती है मैदानी क्षेत्र में। तो आप देखिए कि बेटी का रूप क्यों कहा गया है इसे। बेटी का रूप इसलिए दिया है लेखक ने क्योंकि जब ये पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों को पार करते हुए चलती है तो इनका देखिए चरित्र कैसा बताया है लेखक ने। चंचल, अलहड़, उछल कूद करने वाला। ये तो हम सबको पता है कि पहाड़ों पर सतह समान नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, कहीं छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, कहीं आप लोगों ने झरने देखे हैं तो वो भी हमारे मैदानी क्षेत्रों में झरने नहीं बनते हैं, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनते हैं। नदियां बहती हुई आ रही हैं और कहीं ऐसी ऊंची पहाड़ियां और वहां से सीधा पानी नीचे गिरता है तो वो झरने का रूप ले लिया उन्होंने। तो सोचिए, नदियां जब बच्चे चंचल हो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चंचल होते हैं। हमारे घर में जो बेटियां हैं, आप जो छोटे छोटे बच्चे हो, छोटी छोटी लड़कियां, आप लोग भी देखो, आप लोग अपने पेरेंट्स के घर पे कितने शांति से मस्ती के साथ आपको जो करना है आप करते हो, शैतानी भी करते हो। तो वो नदियां भी क्या कर रही हैं, अपने मैदान पहाड़ी क्षेत्र से बह रही है, इधर उधर जो करना है कर रही है, अपने आप रास्ते बना रही है, पत्थरों को तोड़ रही है। कोई पत्थर बाधा बन रहा है तो उन पत्थरों को भी तोड़ते हुए आगे निकलती जा रही है और अंत में पहुंच जाती है मैदान में। यानी वो विभिन्न कठिनाइयों को पार जरूर करती है नदियां, लेकिन वो उनका बाल्यावस्था होती है, बचपन होता है उनका। तो वो उस बचपन में जितनी भी कठिनाइयां आती है उन्हें बड़े मस्ती के साथ, अलहड़पन के साथ और चंचलता के साथ उन सारी रुकावटों को पार करती हुई चली आती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि बच्चे यदि बचपन से ही संघर्षशील हो, कुछ करने की ठान ले तो वो कुछ कर गुजरते हैं। हर चीज में, हर कहानी में, हर कहानी के हर खंड में कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है। ठीक है, आगे चलिए, हम आगे चलते हैं। हिमालय का रिश्ता बताया है नदियों के साथ, पिता और बेटी का, पिता और पुत्री का बताया। अब देखिए, हमने पहाड़ी क्षेत्र में नदियों के चरित्र के बारे में देखा, चंचल, अलहड़ है, उछल कूद करने वाली है। लेकिन जब यही नदियां मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है, अर्थात
हमारे शहरी वातावरण में, गांव में पहुंच जाती है तो इनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। अब इनका रूप एकदम शांत हो जाता है। हमारे शहरी क्षेत्रों में आप लोग कभी हरिद्वार गए होंगे, ठीक है, काफी शहरों में गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है। नदियों का प्रवाह तो समय के साथ साथ तेज गति भी होती है, धीमी भी होती है, लेकिन जो स्थिति उनकी पहाड़ी क्षेत्र में थी वो स्थिति मैदानी क्षेत्र में नहीं होती। मैदानी क्षेत्र में नदियों का स्वभाव कैसा होता है? सभ्रांत और शांत। देखिए, सभ्रांत और शांत, ये दो शब्द लेखक ने प्रयोग किए हैं। शांत तो आप समझते ही हो कि शांत प्रवाह के साथ बहती रहती है और लोगों को जल के रूप में जीवन दान देती है। लेकिन सभ्रांत का एक अर्थ बताती हूँ, सभ्य, ठीक है। जिस प्रकार एक सभ्य औरत, एक सभ्य महिला होती है, वही तुलना यहाँ पे कवि ने, लेखक ने किससे की है? नदियों से की। सभ्य महिला की भांति अपने राह पे, अपने कर्म क्षेत्र पे बढ़ती चली जाती है, बिना किसी परेशानी को समझे, किसी बात को परेशानी नहीं समझती है। आप लोग अपने घरों में देखते हो, आपकी मम्मा हैं, आपकी दादी जी हैं, आपके रिलेशन में और भी बहुत सारी लेडीज है ना, वो सारे काम करती हैं दिन भर, ठीक है। हर चीज को, चाहे वो कितने में तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो, हर काम को वो सॉल्व करती रहती है। लेकिन आप जब बच्चे हो तो आपको वो करने के लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं ना। इसी तरह नदियां भी क्या करेंगी? सभ्रांत शांत महिला की तरह, हर अच्छे रोल की तरह, एक अच्छी औरत की तरह, एक अच्छी महिला की तरह हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए शांत गति के साथ मैदानी क्षेत्र में बहती चली जाती है। ये है मैदानी क्षेत्र में नदियों का रूप। अब सभ्रांत क्या? एक सभ्य पुरुष क्या होता है? दूसरों की भलाई कर रहा है, सभ्यता के साथ रहता है, कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसी होती है सभ्रांत महिला। तो मैदानी क्षेत्र में नदियां क्या कर रही हैं? जल दे रही हैं, खेतों में जल पहुंच रहा है, आम लोगों तक जल पहुंच रहा है। तो जहां देखो वहां नदियां हर मनुष्य की, हर जीव जंतु की, हर जीव जंतु को जल के रूप में जीवन दान दे रही है, उनको जल आपूर्ति कर रही है। और ये सारे काम कर कौन रही है? ये जिम्मेदारी निभा कौन रही है? नदियां निभा रही है, ठीक है। हमने पहाड़ी क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद नदियां आ गई मैदानी क्षेत्र में। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में थी तब इनका रिश्ता क्या बताया? नदियों किस रूप में बताया? बेटी के रूप में। अब वही एक सभ्रांत महिला की तरह हर जिम्मेदारी निभा रही है, पत्नी, माँ। आप भी देखते हो, हम सबके घरों में माँ, ठीक है, आपकी माँ है, आपके पापा की भी माँ है, तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में जो आपकी मम्मी है, वो भी हर जिम्मेदारी निभा रही है, घर में सबकी इच्छाओं को पूरा कर रही है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, जिसको जो चाहिए वो समय पर मिल रहा है, तो वो हो गया, ठीक है। प्रेमिका के रूप में, प्रेमिका का रूप में बताती हूँ अभी। देखिए, कालिदास का नाम तो आपने सुना होगा, महाकवि कालिदास, इन्हें कालिदास नहीं कह सकते हैं, महाकवि कालिदास। इनकी जो रचनाएं हैं उनके आगे तो हमें नमन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रचनाएं तो अतुलनीय है, अमूल्य है। और उन अमूल्य रचनाओं में ही एक रचना का नाम है मेघदूत। कालिदास द्वारा रचित एक रचना है और उस रचना का नाम है मेघदूत। बहुत प्रख्यात रचना है ये। तो उस मेघदूत जो रचना है उसमें कालिदास ने एक पंक्ति लिखी, और वो पंक्ति क्या है? विरही यक्ष का वेत्रवती को संदेश देना। विरही यक्ष है और वह मेघदूत से कह रहे हैं कि तुम मेरा प्रेम का संदेश वेत्रवती को दे देना। मेघदूत तो रचना का नाम है, ठीक है, जिन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, जो रचना लिखी थी, उसका नाम है विरही यक्ष। विरही यक्ष यानी, और कालिदास ने जो रचना लिखी थी, ये वैसे देखा जाए तो स्वर्ग के देवता है और उनका नाम क्या है? विरही यक्ष, किसी देवता का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने मेघदूत को, मेघ मतलब बादल, ठीक है, तो विरही यक्ष ने मेघदूत को अर्थात बादल को कहा कि तुम मेरा प्रेम संदेश लेकर जाओ और वेत्रवती को देना। वेत्रवती कौन है? कोई स्त्री नहीं है, वेत्रवती नदी है। तो ये देखो, कालिदास ने बड़े सुंदर तरीके से एक प्रकृति को जो अंग है, ठीक है, हिस्से हैं, उनको एक स्त्री और पुरुष का रूप दे दिया, मेघदूत को एक डाकिये का रूप दे दिया,
बादल को डाकिये का रूप दे दिया। अब इसे हम नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो देखो, विरही यक्ष पहाड़ों से, समुद्रों से जो भाप उड़ उड़ के बह रही है वो किस रूप में बदल गई? समुद्र, आप लोगों ने पढ़ा है ना साइंस में कि जो अधिक गर्मी पड़ने से समुद्र से भाप उठ रही है, ठीक है, और नदियों से भाप उठ रही है, जल तालाब से जो भाप उठती है जब बहुत बहुत ऊंची चली जाती है, ठीक है, तो वो उठना बंद हो जाती है। फिर जल कण और मिट्टी के कण सब आपस में मिल जाते हैं और ये सब मिलके किसका रूप ले लेते हैं? बादल का, अर्थात मेघ का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और ये मेघ यानी बादल उड़ते चले जाते हैं और जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और किसी चीज से टकराते हैं या बहुत ज्यादा वजन इनसे उठाया नहीं जाता है तो ये क्या करते हैं? बरस जाते हैं और बरस कर इनका पानी कहीं भी गिरे लेकिन अंत में कहाँ मिल जाता है? नदियों में, तालाबों में। नदी में मिलता है तो नेत्रवती क्या है? नदी है। तो बस कालिदास ने इसी बात को बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त कर दिया कि विरही यक्ष कह रहे हैं कि मेघदूत तुम मेरा प्रेम संदेश ले जाओ और नेत्रवती को दे देना। तो उनकी इन पंक्तियों के द्वारा हमने एक नया रिश्ता ढूंढ लिया। नदी को किस रूप में देखा हमने? प्रेमिका के रूप में, ठीक है। बेटी का रूप देखा, माँ का, पत्नी का देखा, अब प्रेमिका का भी देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि ये नदियां आगे बहती चली जा रही हैं, बहती चली जा रही हैं। इस पाठ में एक अन्य लेखक का नाम उजागर हुआ है, नाम है काका कालेलकर। काका कालेलकर ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, एक बार वो घूमने गए थे तो थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे गए, नदी के किनारे जाकर बैठकर अपने पैरों को नदी में डुबो दिया। अब नदी में पैरों को डुबोकर वो शांत से बैठ गए तो कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वो उनकी जो टेंशन थी वो सारी गायब हो गई। उनका जो मन उदास था वो मन एकदम अच्छा हो गया। अब उन्हें सब अच्छा फील हो रहा है। ये सब उन्हें फील हो रहा था कि नदी के पानी में पांव डालकर बैठने से उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब देखिए, आप लोग भी देखिए, आप जब भाई बहन आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, मस्ती करते हो, लेकिन जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में आ जाते हो तो बहनें आपकी हेल्प करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप लोग चाहे कितने भी प्रॉब्लम में आ जाओ, जब भी कुछ घर वालों से कुछ कहना होता है, पापा की डांट से बचाना है, मम्मी की डांट से बचाना है, तो किसे कहोगे? प्लीज पापा को ये बोल दो ना, ठीक है। अपनी बहन से रिक्वेस्ट करते हो तो बस वही है, और बहन सारी टेंशन दूर करती भी है। तो वही लेखक ने वही रूप यहाँ पे दिखाया है कि नदी किस रूप में है? बहन के रूप में, ठीक है। नदी को यहाँ बहन के रूप में बताया कि जिस तरह बहन हर टेंशन से हमें निकाल लेती है, और उसी तरह नदी के पानी में पांव डुबोकर बैठने से लेखक की भी सारी टेंशन दूर हो गई, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। एक बात और कही थी काका कालेलकर ने कि नदियों को एक नया रूप दिया था, लोक माता। लोक माता यानी लोगों की माता। जब हम अपनी माँ की बात करें तो वो हमारी जिम्मेदारी निभाती है, हमसे जुड़ी हुई हर बात को, हर इच्छा को पूरी करती है। दिन से रात तक वो लगी रहती है कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है, हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। यदि उनकी तबीयत भी खराब होती है तो भी वो हमें खाना बनाकर देती है। ये है हमारी माँ। तो सोचो, लेखक ने तो नदियों को लोक माता का यानी पूरी दुनिया की माता का, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है नदियों के लिए कि सिर्फ एक या दो बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है नदियों को संपूर्ण जन की इच्छाओं की पूर्ति करनी है। अब नदियों को लोक माता, पहाड़ों से बह रही है, विभिन्न संकटों का सामना करते हुए आ रही है, मैदानी क्षेत्र में आ रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, वो मैदानी क्षेत्र में पहुंचकर जनमानस के लोगों को जल की आपूर्ति कर रही है। जल की आपूर्ति करने से हमारा जन व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, हमारा जीवन व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। एक तो हमें जीवन के रूप में जल मिल रहा है, हमारे हर काम में जल की व्यवस्था हो रही है, किसके कारण? नदियों के कारण। और हम क्या कर रहे हैं? संकष्ट के रूप में, जिस तरह कभी कभी आप लोग मम्मा को परेशान कर देते हो, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं? हम जितना भी कूड़ा कचरा गंदगी होती है सब किस में बहा रहे हैं? नदियों में बहा रहे हैं। तो हम तो उस लोक माता को कष्ट दे रहे हैं ना। तो काका कालेलकर ने कहा है, हम
नदियों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उसे माँ के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें विभिन्न प्रकार का कष्ट भी दे रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहती हुई वह अपने जीवन में आगे बढ़ती चली जाती है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को एक नया नाम दिया है, लोक माता। अब मैं पाठ का अंत करना चाहूंगी और अंत में बताना चाहूंगी ये नदियां पहाड़ी क्षेत्र से होती हुई मैदानी भाग में जा रही हैं। स्वरूप बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, और एक नया रिश्ता अपनाने के लिए नदियां कहाँ पहुंच जाती हैं? समुद्र पे। और जो जीवन लीला शुरू हुई थी पहाड़ों पे, वो जीवन लीला समाप्त कहाँ हो रही है? समुद्र में। सब कुछ सुख दुख कष्ट भोगते हुए नदियां मिल रही हैं समुद्र में, और जैसे ही वो समुद्र में मिलती हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब उन्हें नदी के रूप में कोई नहीं पहचानता, क्योंकि नदियां कहाँ विलीन हो गई समुद्र में पता ही नहीं चलता है। इसलिए लेखक ने यहाँ समुद्र के साथ एक नया रिश्ता बना दिया है, और वह रिश्ता है हिमालय और समुद्र का रिश्ता। हिमालय को क्या कहा गया है? ससुर, और समुद्र को दामाद। ठीक है, यानी हिमालय की बेटी नदी का रिश्ता किसके साथ हो गया है? समुद्र के साथ हो गया है, और समुद्र के साथ उसकी विदाई कर दी। अब बेटी पराई हो गई। वाकई नागार्जुन ने एक सामान्य रूप से देखा जाए तो एक कितने अच्छे रिश्ते को प्रकृति नेचर के सामने उतार के रख दिया है। कहानी सिंपल थी, सीधी थी, सिर्फ ये बताना था नदियों का रूप कैसा है, नदियां कहाँ से कहाँ जा रही है, किन परिस्थितियों से जा रही है, लेकिन लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से यहाँ इस बात को उजागर किया है। हिमालय की बेटियां रिश्तों नातों से जुड़ी हुई, हर मुश्किलों को पार करना, संघर्षशील बनना, जिम्मेदार बनना, हर चीज हमें सिखाई है इस कहानी ने। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।